हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 131 है। 130 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 को किया गया। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। देखिए, इन जो कथन दिए गए हैं उस पर विचार करने हैं आपको। दिल्ली दरबार, इसका आयोजन जो है कि 12 दिसंबर 1911 को किया गया, बिल्कुल सही है। जो देखिए, जो दिल्ली दरबार है ये जो है कि दिल्ली मतलब भारत के राजसी दरबार होता था ये, ठीक है। और यह जो है कि इंग्लैंड के महाराजा या महारानी के राज तिलक की शोभा में सजते थे ये राज दरबार, ठीक है। देखिए, 1877 से लेकर के 1911 के बीच 3 दरबार लगे, ठीक है। एक तो लगा 1877 में, एक जो है कि 1903 ईस्वी में, और एक जो है कि लास्ट लगा था आपका 1911 ईस्वी में, ठीक है। ये 3 दरबार लगे थे। देखिए, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका 1911 वाला राज दरबार, ठीक है। जो 1911 का दरबार था ना, उसमें स्वयं महाराजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी ये लोग आए थे, ठीक है, इसलिए ये स्पेशल था। तो ये जो तीसरा दरबार था इसका आयोजन जो है कि 12 दिसंबर 1911 को किया गया था, ठीक है। दूसरा दिया है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। देखिए, दिल्ली दरबार के समय जो 1911 में हुआ था, उस समय जो है कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं थे, इस समय जो है कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। तो इसमें हो जाएगा कि केवल एक सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थल एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। सीताकुंड घाट सुल्तानपुर, देवी पाटन मंदिर बलरामपुर, लाल दरवाजा मस्जिद आगरा, रूमी दरवाजा लखनऊ। देखिए, उत्तर प्रदेश के 2 दर्शनीय स्थल हैं और उनकी अवस्थिति के बारे में आपको गलत युग्म बताना है। देखिए, सीताकुंड घाट कहाँ पे है ये? तो ये सुल्तानपुर में है। देवी पाटन मंदिर ये बलरामपुर में पड़ता है। लाल दरवाजा मस्जिद ये कहाँ? ये आगरा में नहीं पड़ता है, ये आपका जौनपुर में पड़ता है। रूमी दरवाजा ये लखनऊ में पड़ता है। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो आपका सी ऑप्शन गलत है। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोफेसर लर्नर ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है। आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली का स्रोत लोकतांत्रिक होता है। देखिए, प्रोफेसर लर्नर ने कहा था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है, ठीक है। देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपका सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का मिश्रण होता है, उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग जो है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक नियंत्रित आर्थिक प्रणाली है, बिल्कुल सही है। और आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली का स्रोत जो है कि क्या है? ये जो है कि लोकतांत्रिक होता है। ये भी आपका सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। 20 सूत्री कार्यक्रम दूसरी केंद्रीय योजना है जिसकी शुरुआत कब की गई थी? जुलाई 1974 में, जुलाई 1975 में, जुलाई 1976 में, जुलाई 1977 में। देखिए, 20 सूत्रीय कार्यक्रम ये दूसरी केंद्रीय योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कि जुलाई 1975 के दौरान जो है कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित अनेक योजनाओं को समन्वित तथा गहन नियंत्रण के लिए की गई थी। और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? कि लोगों के जीवन के स्तर में सुधार लाना था। तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। मौद्रिक आय से तात्पर्य चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से है। पूछा जा रहा है कि
सही उत्तर बताना है आपको। देखिए भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है कि कब हुआ, तो ये जो है कि 1949 में किया गया था। बिल्कुल सही है। मौद्रिक आय से तात्पर्य चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय से है, ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक का लेखक कौन था? बैहाकी, फिरदौसी, अलबरूनी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तारीख ए सुबुक्तगीन पुस्तक का लेखक कौन था? तो वो थे बैहाकी। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में कौन यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था? बशामन, फरूख बेग, सांबला, मिस्किन। पूछा जा रहा है कि मुगल चित्रकारों का नाम दिया गया है यहाँ पे, इसमें से कौन जो है कि यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था। ठीक है, तो कौन था? तो देखिए वैसे तो इसमें जो है कि श्यामल दास, मिस्किन तथा बशामन, ये तीनों जो है कि यूरोपीय शैली के विशेषज्ञ थे। ठीक है, ये तीनों जो है कि ये क्या बोलते हैं, यूरोपीय शैली के विशेषज्ञ थे। लेकिन बसामन जो है कि यूरोपीय कला शैली को अत्यंत आत्मीयता और उच्च सीमा तक अपना लिया था ये। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बसामन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? प्रार्थना सभा मोतीलाल नेहरू, अभिनव भारत बीडी सावरकर, गदर पार्टी बाल गंगाधर तिलक, स्वराज दल राजगोपालचारी। इसमें से एक कौन सा सुमेलित है? देखिए प्रार्थना सभा की बात करें हम तो प्रार्थना समाज या सभा ये जो है कि 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, महादेव, गोविंद रनाडे तथा आरजी भंडारकर ने बंबई में इसकी स्थापना किया था। मोतीलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं थे। अभिनव भारत की हम बात करें तो अभिनव भारत ये जो है कि बीडी सावरकर ने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी दल का गठन किया, यह आपका सही है। गदर पार्टी की हम बात करें तो गदर पार्टी जो है कि 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गदर नामक एक पत्र निकाला और बाद में जो है कि यह गदर पार्टी के नाम से जाने जाने लगा और यह भी एक क्रांतिकारी संगठन था। यह भी आपका गलत है। स्वराज दल की हम बात करें तो स्वराज दल 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और CR दास तथा हकीम अजमल खां इन्होंने स्वराज दल का गठन किया था, तो ये भी आपका गलत है। सही इसमें से कौन सा है? तो ये आपका ये बी ऑप्शन है कि अभिनव भारत बीडी सावरकर के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 11 फरवरी 1948, 12 मार्च 1948। देखिए जो हमारा संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? देखिए तैयार की बात की जा रही है, ठीक है, लागू की बात नहीं की जा रही है। तो ये तैयार कब हुआ था? तो देखिए भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है हमारा, उसमें उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया। ठीक है, कब किया? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, देखिए संविधान को अपनाने और उसको पूर्ण होने, पारित होने तक इसको जो है कि अंतिम रूप देने का तारीख कौन था? ये जो है कि 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इस तारीख को तो पूरी तरह से तैयार हो गया था, बट पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ कि कुछ अनुच्छेद जो थे उनको लागू करना पड़ा था 26 नवंबर 1949 को। लगभग टोटल जो है कि 16 अनुच्छेद थे जो कि 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। बाकी जो है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया, लेकिन 16 अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर को ही मतलब लागू कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत थी इन सब अनुच्छेदों को। तो वह 16 अनुच्छेद कौन कौन से अनुच्छेद हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह अत्यधिक असंतृप्त अल्कोहल है जो वसा में घुलनशील होता है। पादप के कैरोटीन रंजक से इसका संश्लेषण होता है। जंतु के यकृति एवं आंत्रीय श्लेष्मा में यह संचित रहता है। इसे दूध, मक्खन, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा विटामिन है जो कि अत्यंत असंतृप्त एल्कोहल है, जो कि वसा में घुलनशील है। ठीक है। दूसरा है कि पादप के कैरोटीन रंजक से इसका संश्लेषण होता है और जंतु के यकृति एवं आंत्रिय श्लेष्मा में यह संचित होता है और इसे दूध, मक्खन, मछलियों के तेल से प्राप्त किया जाता है। वो कौन सी विटामिन है? ठीक है, तो कौन सी विटामिन है? तो वो विटामिन ए है। ठीक है। देखिए विटामिन ए जो है कि असंतृप्त एल्कोहल है जो कि वसा में घुलनशील है। देखिए वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। ये जो है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, ए, डी, के, ई। ठीक है। और पादप के कैरोटीन रंजक से इसका संश्लेषण होता है और यह जंतु के यकृति और आंत्रिय श्लेष्मा में यह संचित हो रहता है, विटामिन ए। और ये जो है कि दूध, मक्खन, मछलियों के तेल आदि से इसको प्राप्त किया जाता है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। गर्म हवाएं और उनके स्थान से संबंधित गलत युग्म पहचान कीजिए। अयाला फ्रांस, बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह, शामुन इराक, सैलेनो दक्षिण पूर्व स्पेन। देखिए कुछ गर्म हवाओं का नाम दिया गया है और ये किस स्थान से संबंधित है, कहाँ पे ये बहती है, इसमें से आपको गलत युग्म बताना है। अयाला गर्म हवाएं ये फ्रांस में बहती है। बाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह में बहती है। शामुन, देखिए सामुन बोल सकते हैं या सैमुन बोल सकते हैं। ठीक है। ये जो है कि ईरान में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा को क्या बोला जाता है? शैमुन या शामुन बोला जाता है, न कि इराक। ये है आपका ईरान। ठीक है, इराक नहीं है। और सैलेनो गर्म हवा जो है कि दक्षिणी पूर्वी स्पेन में बहती है। तो इसमें गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन है, शामुन जो है कि इराक में नहीं, ईरान में। चाय उत्पादन हेतु आवश्यक वर्षा की मात्रा बताइए। 125 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 175 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर, 50 से 75 सेंटीमीटर। देखिए जो चाय है इसके उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए 125 से 150 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका सही है। और चाय के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो चाय के लिए टेम्परेचर जो है कि 21 डिग्री सी से लेकर के 27 डिग्री सी तक होना चाहिए। ठीक है। और वर्षा जो है कि 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए चाय उत्पादन के लिए। भारत सेवक समाज नामक संस्था ने किस सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल को खोजने में सहायता की? देसलपुर, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर, रंगपुर। भारत सेवक समाज नामक जो संस्था है ये जो कि किस सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल को खोजने में सहायता की? तो इसने किया आलमगीरपुर। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए आलमगीरपुर कहाँ पे है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में मेरठ जिला में यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी के किनारे सिचुएटेड है आलमगीरपुर। किस वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। किस वेद में जो है कि शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम? तो यह मिलता है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। बिजौलिया आंदोलन किससे संबंधित है? राजस्थान से, उड़ीसा से, गुजरात से, हरियाणा से। बिजौलिया आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है आपका राजस्थान से। राजस्थान के भीड़वाला जिले में जो है कि ये महाराणा के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह द्वारा जो है कि चंवरी व तलवार बंदी कर लगाए जाने के विरुद्ध जो है कि बिजौलिया कृषक आंदोलन किसने? अशोक परमार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये संबंधित है आपका राजस्थान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? जयपुर अधिवेशन 1948, नासिक अधिवेशन 1950, आवड़ी अधिवेशन 1955, नागपुर अधिवेशन 1959। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया? तो वो अपनाया आपका आवड़ी अधिवेशन 1955। देखिए जो आवड़ी अधिवेशन 1955 है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसमें जो है कि समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि UN ढेबर के द्वारा किया गया था। यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1884, 1875, 1878, 1882। देसी भाषा प्रेस अधिनियम ये किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया आपका 1878 में। देखिए, अंग्रेज सरकार के द्वारा भारत में सन 1878 ईस्वी में देसी प्रेस अधिनियम पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। और उस समय जो है कि लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि देशी भाषा प्रेस अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया, तो वो था कौन? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और जब इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद क्या हुआ कि 1881 ईस्वी में उस टाइम पे लॉर्ड रिपन था, उसके द्वारा जो है कि इसको रद्द कर दिया गया। तो 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा रद्द किया गया और 1878 ईस्वी में किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है कि इसको पारित किया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? टिस्को 1907, राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2007, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1973, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 1971। पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है? टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना 2007 में किया गया? नहीं, ये जो है कि 2009 में किया गया था। ठीक है, 2007 में नहीं किया गया। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना 2009 में किया गया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1973 में किया गया और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1971 में किया गया। तो इसमें सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय जूट बोर्ड। राष्ट्रीय जूट बोर्ड की स्थापना 2009 में किया गया, न कि 2007 में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग व संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म पहचानिए। देशलाई उद्योग बरेली, गलीचा निर्माण भदोही, दरी निर्माण मिर्जापुर, टार्च निर्माण वाराणसी। देखिए, देशलाई उद्योग कहाँ पे है? बरेली में। गलीचा निर्माण भदोही में, दरी निर्माण कहाँ होता है? मिर्जापुर में। और टार्च निर्माण वाराणसी में नहीं होता है। टार्च निर्माण जो है कि आपका कहाँ होता है? तो ये लखनऊ में होता है, लखनऊ से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना है? 82.14%, 74.04%, 84.06%, 76.42%। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत का जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितना है? तो वो है आपका 74.04%। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष थे सर एंड्रू स्किन, श्रीनिवास अयंगर, डॉक्टर मुंजे मोतीलाल नेहरू। इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सर एंड्रू स्किन। देखिए, इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी के अध्यक्ष जो है कि भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट जनरल सर एंड्रू स्किन थे और इस समिति को थल सेना के भारतीय करण हेतु बनाई गई थी और इसे जो है कि स्क्रीन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत है? माउंट थुलियर, माउंट हैरियट, सैंडल पीक, माउंट कोयोबो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? इसका आंसर आप लोगों के कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट। और स्टडी विद श्री ये टेलीग्राम का हमारा चैनल है। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए